बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ाकिर एहसान और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मसले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आजकल के यंगस्टर्स और मर्दों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जो आजकल के इस माशरे का अलमिया है। वो है सेक्स टाइमिंग। कि आपकी हम बिस्तरी के दौरान आपकी मर्दाना टाइमिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए और एवरेज क्या होती है जो नेचुरली तौर पे है। इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके जो कॉमन मिथ्स हैं इसकी रीज़न क्या है, लोगों को इसके बारे में कौन कौन सी गलत फहमियाँ हैं और इसका सलूशन क्या है, इसका इलाज क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलें चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो इसके इलाज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ गलत फहमियों के बारे में बता दूँ जो कि इसकी कॉमन मिथ्स हैं। पहले नंबर पे तो एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं, अक्सर जो मरीज़ आते हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा उसमें जो नौजवानों की एक बड़ी तादाद शामिल है, वो ये सवाल करते हैं जी कि मेरी सेक्स टाइमिंग जो है वो बहुत कम है। तो जब अक्सर लोगों से मैंने ये पूछा है कि भाई सेक्स टाइमिंग आपकी क्या है, तो उनमें से यकीन करें आधे से ज़्यादा बिल्कुल ठीक होते हैं। उनकी सेक्स टाइमिंग भी ठीक होती है, सिर्फ माशरे में लोगों को देख के या जो फ़ाहिश मूवीज़ हैं, पॉर्न वीडियोज़ देख के तो वो अपने आप को जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और लोग ये समझते हैं कि हमारी जो टाइमिंग है वो बहुत कम है, हम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि साइंटिफिकली और नेचुरली तौर पे एक जो एवरेज हेल्दी पर्सन है, जो इंटरनली स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो सेक्स टाइमिंग है वो 4-5 मिनट से लेके तो 7-8 मिनट तक की होती है। एक जो नॉर्मल एवरेज बंदे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई किसी बंदे की डाइट बहुत अच्छी है, वो एक्सरसाइज करता है, वो इंटरनली तौर पे स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी टाइमिंग कुछ ज़्यादा भी हो सकती है और अगर कोई वीक है तो उसकी टाइमिंग इससे कम भी हो सकती है। ये जो एक एवरेज टाइमिंग है। अगर आपका कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई भी आपको कहता है जी मैंने ये कर दिया, मैंने इतने घंटे लगा लिए, 2 घंटे लगा लिए, तो वो सब झूठ है, बकवास है। आपने ऐसी बातों की तरफ नहीं जाना। ये एक कॉमन मिथ है जो लोगों के बारे में ये गलतफ़हमी है, इसको अपने माइंड से निकाल दें। हाँ, हम बिस्तरी की टाइमिंग का आपके पर्सन टू पर्सन तो ये वेरी करता है, डिफरेंट होती है, लेकिन आपकी जो है हम बिस्तरी आपने कितनी दफ़ा करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि नॉर्मली आप जब पहली दफ़ा अपनी बीवी के करीब जाते हैं बिस्तरी के लिए, तो आपकी नॉर्मल टाइमिंग ये होती है 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट मैक्सिमम। लेकिन अगर आप उसके कुछ देर बाद, अगर आप डिस्चार्ज होने के कुछ देर बाद फ़ौरी तौर पे या कुछ देर उसमें वक्फ़ा करने के बाद दोबारा हम बिस्तरी करते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि यही आपकी टाइमिंग जो है वो 15 से 20-22 मिनट तक भी चली जाती है। तो इसके पीछे जो रीज़न्स है, अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते। मैं आपको वो रीज़न भी बता दूँ कि वो आपकी इंटरनल जो हीट होती है वो आपकी रीज़न है। जितनी आपके जिस्म में हीट ज़्यादा होगी उतनी आपकी टाइमिंग कम होगी। जब आप पहली दफ़ा अपनी बीवी के करीब जाते हैं तो ज़ाहिर है आपके जिस्म में हीट बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से आप जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। जब आप दूसरी दफ़ा अपनी बीवी के करीब जाएँगे हम बिस्तरी के लिए, तो उस वक़्त आपकी जो जिस्म की हीट है वो मुतदिल हो चुकी होगी, हीट कम होती है। तो उस वजह से आपकी जो टाइमिंग है वो नेचुरली तौर पे इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस अगर आपके साथ भी ये केस है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। सिर्फ लोगों की बातें सुन के तो अपने आप को जो है डिप्रेशन का शिकार ना करें। इसके बाद एक दूसरा जो मेजर क्वेश्चंस लोग पूछते हैं आके, या कुछ आपने देखा होगा इसे डॉक्टर से, कीमो से भी इनको कंसल्ट करते हुए भी, कि जो हमें मेडिसिन्स हैं सेक्स टाइमिंग की बढ़ाने वाली, लाइक वाइग्रा है या इस तरह की जितनी टैबलेट्स हैं, सियालिस है और भी हैं, वो यूज़ करनी चाहिए कि नहीं। तो इसके बारे में डिफरेंट राइज़ हैं। कुछ डॉक्टर और हकीम कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि करनी चाहिए, कुछ मना करते हैं। मैं आपको पर्सनली इससे को रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपका केस जो है बहुत ही सीवियर किस्म का है, अगर आपको इमरजेंसी ज़रूरत है, इमरजेंसी नीड पे ज़रूरत है, या कोई ऐसा लड़का है, नौजवान है, इसकी शादी करीब आ रही है और वो रिकवर नहीं हो रहा, उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्बाद किया हुआ है, तो वो इमरजेंसी बेस पे इसको ज़रूर आप यूज़ कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई बेनिफिट नहीं। क्योंकि बेसिकली ये जितनी मेडिसिन्स हैं इनमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि वक्ती तौर पे तो आपकी जो टाइमिंग है उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन वो इंटरनली तौर पे उनका जो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट होता है वो आपके गुर्दों को, जिगर को अंदरूनी तौर पे जो है उनको डैमेज करते रहते हैं। और जितनी ज़्यादा आप ये मेडिसिन्स लेते हैं उससे आपको जो है आपकी बॉडी की जो हेल्थ लाइफ है वो कम होती है। तो नॉर्मली आपने ये मेडिसिन्स नहीं लेनी। तो अब बात कर लेते हैं कि ये मसला क्यों होता है। जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, जो अपनी बीवी के करीब जाते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, बिस्तरी करने से पहले ही फ़ारिग हो जाते हैं, तो उसको ये मसला क्यों होता है, इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। जो चंद एक मेजर रीज़न्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर देता हूँ।
एक तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसकी एक बड़ी अलामत जो है, बड़ी वजह वो तो है पॉर्न वीडियोज़ का देखना। ये आजकल हर नौजवान इस बीमारी में मुब्तला है, अपने आप को इससे आपने दूर रखना है। जितना ज़्यादा पॉर्न वीडियोज़ देखते हैं उतना आपके दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उस वजह से आपकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा एक दूसरी रीज़न, इसकी जो मेजर रीज़न्स है वो डिप्रेशन का शिकार है। जब आप किसी भी किस्म का, चाहे आपको फैमिली मैटर है, फाइनेंशियली मैटर है, किसी भी किस्म की ज़हनी टेंशन, स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो आपका जो है वो टाइमिंग कम हो जाती है। इसके लिए आपने का ज़हनी मेंटली तौर पे फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिर एक और जो कॉमन रीज़न है वो है हाई ब्लड प्रेशर। जिस बंदे को, जिन नौजवानों को हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है तो उस वजह से भी आपकी ये टाइमिंग जो है इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि आपकी बॉडी आगे ही बहुत हीट में होती है और उस वक़्त आपके जो जिस्म की दिल की धड़कन है और ब्लड फ्लो जो आपका है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करने लग जाता है, तो उस वजह से भी आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसके अलावा एक कॉमन रीज़न जो ख़ासकर नौजवानों में बहुत ज़्यादा है वो है हैंड प्रैक्टिस। जो लड़के बचपन से ही मुश्तज़नी की आदत में मुब्तला हो जाते हैं, मतलब हाथ से अपना मादा ज़ाया करते हैं, लज़्ज़त लेते हैं, तो उस वजह से जो उनकी वेन्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और वो प्रॉपर तरीके से जो है फंक्शन नहीं कर पाते। इसके अलावा आपके ज़हन का जो है वीक होना, अगर आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली ओवरथिंक करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते, तो उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हैं कुछ इनकी कॉमन रीज़न्स। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका सलूशन क्या है। लेकिन इलाज शुरू करने से पहले एक मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इलाज शुरू करने से पहले आपने एक सदका देना है। जो भी इलाज मैं भी आपको बताने लगा हूँ, जो चीज़ें चाहिए, वो इलाज शुरू करने से पहले आपने एक सदका देना है इस नीयत से कि या अल्लाह, जो मैं जिस मर्ज़ के लिए, जिस मसले के लिए मैं अपना इलाज शुरू करने लगा हूँ, इससे मुझे शिफा हासिल हो। और आपने अपने आप को पाक साफ़ रखना है। कोशिश करें 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें और सच्चे दिल से तौबा करके फिर आपने इलाज शुरू करना है। अदरवाइज़ आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन खा लें, खुराक खा लें, कुछ भी कर लें, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसका जो है बेसिक कंपल्सरी हिस्सा है, आपने ये लाज़मी करना है, उसके बाद आपने आना है इलाज की तरफ। तो अब इलाज डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, ये इतनी नायाब भी नहीं, कॉमन ही आपको मिल जाती हैं, हम सब अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो आपने इससे जो यूज़ करते हुए अपना जो है इलाज करना है। तो चीज़ें आप नोट कर लें। सबसे पहले आपको चाहिए एलोवेरा जेल, जिसे पंजाबी में कुआरगंदक भी बोलते हैं, हमारे यहाँ आम पाई जाती है पाकिस्तान में। एलोवेरा जेल, ऊपर से जो उसका छिलका उतार के उसके अंदर जो उसका गूदा होता है जेल, वो आपको 200 ग्राम चाहिए। उसके बाद आपको 2 अदद लीमू चाहिए और फिर आपको बीटर रूट, जिसे आम ज़ुबान में चुकंदर भी कहा जाता है, 100 ग्राम वो चाहिए। उसको आपने बारीक बारीक कद्दूकस कर लें या वैसे ही उसको छोटे छोटे पीस कर लें। उसके अलावा आपको 1.5 गिलास तरबूज, जो वाटरमेलन होता है, तरबूज का अंदर वाला जो गूदा होता है जिसे हम खाते हैं, 1.5 गिलास आपको वो गूदा चाहिए। कुछ आपको थोड़ा सा शहद चाहिए और 5 अदद बादाम की गिरियाँ चाहिए जो कि भीगी हुई हों। रात को आपने 5 अदद बादाम जो हैं वो गिरियाँ जो पानी में भिगो देनी हैं। तो आपने इनको यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले जो 1.5 गिलास आपके पास वो तरबूज का गूदा है, उसमें आपने आधा कप जो है वो पानी डालना है और उसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। जब आप देखें कि वो आधे से ज़्यादा जल चुका है, यानी तकरीबन पौना गिलास आपके पास वो गूदा पीछे रह गया, लिक्विड बन जाएगा वो जल के, तो उसको आपने नीचे उतार लेना चूल्हे से और उसे ठंडा होने देना। जब वो अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो उसमें आपने फिर ये बाकी चीज़ें, एलोवेरा जो होती है वो, और नींबू जो होंगे उनका जूस, 2 अदद नींबू का, और वो जो चुकंदर आपने कद्दूकस की थी वो डाल के, साथ गिरियाँ डाल के जो बादाम की हैं, तो उनको ग्राइंड कर लेना है। वो आपके पास तकरीबन 1 गिलास जो है शेक बन जाएगा। उस 1 गिलास शेक में आपने 1 चम्मच स्प्रे जायका उसमें शहद डाल लें। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, और शहद को शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप, अगर शहद आपके पास खालिस है तो फिर शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। इसमें भी अल्लाह ने हर बीमारी के लिए शिफा रखी है। तो शहद को शामिल करके, मिक्स करके आपने पीना है, और पीना आपने कैसे है ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। जब आपने हम बिस्तरी करनी है, जब आपका इरादा हो, उससे कम से कम 3 घंटे पहले आपने जो ये शेक पीना है गिलास, कम से कम 3 घंटे पहले। उससे आपके जिस्म में वो 3 घंटे में ये आपको डाइजेस्ट होने के लिए लेगा और आपके जिस्म को प्रॉपर जो है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करेगा। 3 घंटे पहले आपने ये पीना है और उसके बाद कुछ नहीं खाना। कोई मसाले वाली चीज़ें, कोई भी किसी किस्म की चीज़ आपने नहीं खानी। 3 घंटे बाद फिर आपने जब अपनी बीवी के पास जाएँ, उससे हम बिस्तरी करें,
तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पहले ही दफ़ा यूज़ करने पे देखने को मिलेगा और आप अपने इस भाई को, अपने मोहसिन को दुआएं देंगे। आप इसे यूज़ करें और इसे दूसरे जो ज़रूरतमंद हैं या जो ऐसे लोग हैं जो नहीं डॉक्टरों के मुँह के पास जाते, शर्मिंदा हैं या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनको भी बताएं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये एक बेसिक सा इलाज है जो मैंने आपको बताया है। आपको कोई भी महंगी दवाई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी